स्वागत है प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों, सभी एलसीएल लोगों को जानने को इच्छुक हैं कि आखिर पंचकुला में क्या हुआ। तो उससे रिलेटेड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, तो मैं वहाँ पे गया और एलसीएल का पंचकुला में क्या हुआ ये हमने थंबनेल में लिया है। जानिए हकीकत, तो आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ खुद एक अधिकारी से बात करके आया था। वहाँ क्या बातें हुई, उन बातों से आप कंक्लूजन निकाल लेना कि रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव रहा या नेगेटिव। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन वीडियो आप स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, तभी आप हकीकत जान पाएंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं खुद हेडक्वार्टर जाऊंगा, तो मैं वहां पर गया। हमारा एक एलसीएलओ का ग्रुप बनाया गया था हेडक्वार्टर जाने से पहले। इस ग्रुप में उन लोगों को शामिल किया गया था जो हेडक्वार्टर जाने वाले थे, लेकिन फिर भी कुछ बंदे नहीं गए। मैं उस ग्रुप का हिस्सा था। हमें ग्रुप में बताया गया था कि सभी को सेक्टर 17 में जाना है। ये बात उन लोगों ने बताई जो पहले वहाँ जाके आ चुके थे। लेकिन जब हम सेक्टर 17 पहुँचते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें सेक्टर 6 में जाना है। मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन फ्यूचर में कहीं भी जाना हो तो एक दिन पहले ही डिसाइड कर लें और जगह जो है वो हकीकत में बताएं कि एक्चुअल में जाना कहाँ पर है। जब हम सेक्टर 6 में पहुंचते हैं तो हमसे पहले और भी डिस्ट्रिक्ट के साथी वहां पहुंच चुके होते हैं। हमने उन सभी साथियों से मुलाकात की। वहां पर रेवाड़ी, पलवल, रोहतक, करनाल से काफ़ी सारे एलसीएल लोग आए हुए थे। उस समय टाइम 10:30 का था। वहां पर सभी साथियों के द्वारा डिसीजन लिया जाता है कि हमें अधिकारी से मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए चलते हैं। जैसे ही हम 4 लोग अपॉइंटमेंट के लिए चलते हैं तो गेट में एंट्री करते हैं, तो वहाँ पे गार्ड हमें रोकता है और बोलता है कि रजिस्टर में आपको एंट्री करनी होगी और आप किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे आए हैं वो भी आपको रजिस्टर में मेंशन करना होगा। हम वहाँ पर एंट्री करना स्टार्ट करते हैं और अपना कंप्लीट एड्रेस मेंशन करते हैं, फॉर एग्जांपल फैमिली आईडी, फ़ोन नंबर आदि। लेकिन जब हम वहाँ पे एंट्री करते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं कि जो बताया गया था कि इसी 5-7 दिन पहले सीपीएलओ गए थे, तो वहाँ भी मैंने देखा कि उनकी एंट्री भी उस रजिस्टर में मेंशन थी। वहाँ सभी लोगों के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि 4 लोग ऊपर बात करके आ जाएं अपॉइंटमेंट के लिए। तो हम ऊपर सेकंड फ्लोर पर एचपीपीए का ऑफिस है। वहाँ 4 में से एक तो मैं, एक पलवल का भाई और 2 रेवाड़ी से भाई ऊपर ऑफिस में जाते हैं। लेकिन रेवाड़ी के दोनों भाई रिसेप्शन पर ही रुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम एक कैंडिडेट को ही अंदर आने की बात करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन उसके बावजूद हम 2 लोग अंदर ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर जो एलसीएलओ के सवाल और समस्या आई वो हम उनको बताते हैं। हमने वो सब पॉइंट्स उनके सामने रखे और अंदर ऑफिस में अधिकारी ने कहा कि जो आप पॉइंट्स रख रहे हो वो सब पॉइंट्स हाई लेवल मीटिंग में होंगे, उसमें हम सब रखेंगे जो हाई लेवल की मीटिंग होगी। उसके बाद हमने आईडी एक्टिवेट से रिलेटेड उनसे बात करी, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारी जो आईडी है वो डीएक्टिवेट कर दी गई है। तो वहाँ पर अधिकारी के द्वारा बताया जाता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से आईडी डीएक्टिवेट नहीं की गई है। उसी समय हमारे सामने अधिकारी द्वारा डिस्ट्रिक्ट में फ़ोन किया जाता है कि उस अधिकारी ने पूछा कि आपने एलसीएलओ की आईडी डीएक्टिवेट क्यों की। उस अधिकारी ने हमारी मेल आईडी व फ़ोन नंबर व्हाट्सएप के द्वारा हमारे डिस्ट्रिक्ट में सेंड करते हैं और उस अधिकारी के द्वारा बोला जाता है कि मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि क्यों आपकी आईडी डीएक्टिवेट की गई। और हम ऑफिस से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अभी तक हमें यह नहीं बताया गया है कि क्यों हमारी आईडी डीएक्टिवेट की गई। इन फ्यूचर हमें बताया जाता है कि हमारी आईडी डीएक्टिवेट क्यों की गई, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। मेरी आईडी तो अप्रैल में एक्टिवेट कर दी गई थी, ये मैंने वहाँ पे बताया था। अब 20 दिन पहले डीएक्टिवेट है, लेकिन पलवल वाले भाई ने कहा कि सर मेरी तो आईडी अभी तक एक्टिवेट ही नहीं हुई है। उसके डिस्ट्रिक्ट में फ़ोन किया जाता है, वहाँ पर बोला जाता है कि आईडी एक्टिवेट से रिलेटेड ये बंदा मेरे पास आया ही नहीं। जब उसकी भाई ने कहा कि आईडी एक्टिवेट से रिलेटेड 3 बार ऑफिस में जा चुका हूँ, उस अधिकारी के द्वारा उस भाई को बोला जाता है कि आईडी से रिलेटेड जो इशू है मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। जब हम ऑफिस से बाहर आते हैं तो रिसेप्शन पर हमें रविंदर जांगड़ा भाई और एलसीएलओ
सभी साथी हमें रिसेप्शन पर मिलते हैं और उस समय 11 बजे के आसपास का टाइम होता है। जो बात अंदर हुई थी सभी साथी को हम बताते हैं। 12 बजे के आसपास रोहतक करनाल के एलसीएलओ को साथियों को मैं ऊपर से ऑफिस के बाहर एचपीए ऑफिस लेने जाता हूं। जैसे ही मैं बाहर आता हूं तो दो मातृशक्ति बहनों को देखकर खुशी हुई। जो एलसीएलओ साथी हेडक्वार्टर जाने को तैयार थे उसमें डिसीजन लिया गया था कि बहनों को हम नहीं बुलाएंगे क्योंकि हेडक्वार्टर बहुत दूर है। फिर भी इन दो बहनों ने कहा कि सर हम तो आएंगे। उन बहनों में नीतू और अमृता नाम की बहन वहां पर आई, तो इन बहनों का वहां पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहां पर 31 एलसीएलओ साथी यानी कि 31 एलसीएलओ साथी आए हुए थे। उन सभी को जो अंदर बात हुई थी वह बताई गई। लेकिन इसी बीच कुछ समय बाद राकेश जी हमारे पास आते हैं जो और बोलते हैं कि वो कौन बंदा है जो 2 दिन से मुझे कॉल कर रहा है। तो हमने बताया कि सर वो तो नहीं आए क्योंकि उनको कुछ ज़रूरी काम हो गया है। लेकिन राकेश जी हमें क्लियर कट बताते हैं कि भाई मैं तो एक आईटी का बंदा हूँ, यदि आपकी आईडी से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल इशू है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है काम करने में तो वो मैं आपकी अभी ठीक कर देता हूँ। और हम भी सीपीएल एलसी का जो पूरा प्रोसेस है यानी कि किस तरह हमारी भर्ती हुई सीपीएल एलसी की और किस तरह भर्ती का स्वरूप बदल दिया गया रिजल्ट के टाइम, ये सब हमने राकेश जी को बताया। फिर उन्होंने हमें सजेस्ट किया और हमने भी उनसे पूछा कि सर हमारा जो हम यहाँ आए हुए हैं और हमारी जो समस्या है वो हम डिस्कस करना चाहते हैं, तो कोई आप हमें ऐसा बंदा बताइए जिससे कि हम अपनी समस्याओं को बता सकें। फिर उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आपका जो भी इशू है वो क्रीड ऑफिस के जो कंसल्टेंट हैं यानी कि जो ऊपर अधिकारी हैं 3rd फ्लोर पे, आप उनके पास चले जाइए और आप उनसे डिस्कस कीजिए और अपना जो मैटर है वो उनको बताइए। तो उसके बाद डिसाइड किया जाता है। जब हम इतनी दूर आए हैं तो भी हमें उस कंसल्टेंट यानी कि जो सेक्रेटरी हैं जॉइंट सेक्रेटरी उनसे मिलना चाहिए और जो अपनी समस्या हैं वो उनको बतानी चाहिए। और जो राकेश जी थे उन्होंने कहा था कि पहले तो सोफिया मैडम थी जो सारा काम देखती थी, लेकिन अब सोफिया मैडम नहीं है, उनकी जगह नए आए हैं, वो भी आपकी समस्या सुन सकते हैं। वहाँ पर बोला जाता है और जो मतलब कि एलसीएलओ साथी हैं तो वहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कि बोला जाता है वहाँ के स्टाफ के द्वारा कि 2 लोग ही आप बात करने के लिए वहाँ पे अधिकारी के पास जा सकते हैं। वो जाने के लिए तैयार भी लोग हो जाते हैं, लेकिन इसी बीच मैं उनको रोकता हूँ और कहता हूँ कि आप 5 लोग जाओ। इसके बाद 5 लोग 3rd फ्लोर पर जाते हैं और उस जो कंसल्टेंट या जो जॉइंट सेक्रेटरी है उससे मिलके आते हैं। वहाँ पर हम रविंद्र भाई से आग्रह करते हैं कि आप भी चले जाइए, लेकिन वो जाने से मना कर देते हैं। उन 5 में से 2 तो बहनें थी और 3 वहाँ पर उस भाई थे जो उस अधिकारी के पास मिलने गए। और विनोद भाई जो हम सब के चहेते हैं, भर्ती का जो कंप्लीट प्रोसेस था वो सब बताया और जो एलसीएलओ को समस्या आ रही थी उन समस्याओं से भी उस अधिकारी को अवगत करवाया। इन 5 में से उस समय मैं वहाँ पर नहीं गया था, उससे पहले ही मैं वहाँ पे जाके आ चुका था क्योंकि हम टोटल 3 बार अधिकारी के पास गए हैं। 1 बार मैं गया हूँ, 2 बार कुछ जो हैं कैंडिडेट वो और गए थे। उन 2 बार में मैं वहाँ पे नहीं गया था। जैसे ही वो 5 साथी वापस आए तो उन्होंने कहा कि आपकी जो भी समस्या है वो लिखित में आप मुझे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका पेमेंट ड्यू से रिलेटेड, आपकी आईडी डीएक्टिवेट से रिलेटेड, या आपने जब स्टार्टिंग में सीपीएलओ का फॉर्म भरा था, कई कैंडिडेट्स की फ़ीस अभी तक नहीं आई है 500 रुपये रिफ़ंड, तो उससे रिलेटेड आप मुझे बता सकते हैं। और जो 1500 वैकेंसी का मान लो कि कोई साथी नहीं, 1500 वैकेंसी जो आई थी सीपीएलओ की नहीं निकली थी, उसमें उन्होंने क्या है कि कई कैंडिडेट्स ऐसे थे फॉर्म फिल किया, उनकी फ़ीस कट गई, लेकिन वो फ़ीस उनकी शो नहीं हो रही है, उनका फॉर्म भी नहीं भरा गया, तो उससे रिलेटेड भी वहाँ पे एप्लीकेशन दी गई थी। तो एलसीएलओ साथी ने रिटर्न में एप्लीकेशन दी। जिनकी जो समस्या थी वहाँ उन एलसीएलओ ने विलोज अलॉट जो रखा था जिन भी एलसीएलओ को, वो उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया, अपनी फैमिली आईडी, अपना एड्रेस, अपना डिस्ट्रिक्ट सब मेंशन उन्होंने लिखित रूप में दिया। इसी बीच एक साथी बोलता है कि आपने मेरी समस्या तो सुनी ही नहीं, तो उनकी बताई नहीं। फिर मैंने कहा कि अब
अब आप चले जाना, आपकी जो भी समस्या है या अगर किसी भाई की और भी समस्या है और उनको ऐसा लगता है कि उनकी समस्या को नहीं बताया गया है क्योंकि सभी साथी हेडक्वार्टर दूर दूर से गए हुए थे, अगर उनकी समस्या को ही हम नहीं सुनेंगे तो फिर फ़ायदा ही क्या हमें एक संगठन बनाने का। तो सभी की सहमति से जो समस्या थी वो पेज पे रिटर्न की गई और वहाँ पर जो भी समस्या थी वो अधिकारी को बताई गई। लेकिन जब तीसरी बार जब हम गए, उस भाई ने कहा कि मेरी समस्या तो आपने बताई नहीं। जब मैंने कहा कि आप इस बार इनको साथ ले जाइए, इनको ऐसा ना लगे कि हमने इनकी समस्या तो बताई ही नहीं, और फिर वो बंदा उस एलसीएलओ जो था उस अधिकारी के पास गया, उसने जो उसकी जो समस्या थी खुद उसने बताई। जब तीसरी बार सभी एलसीएलओ समस्याओं का ज्ञापन देने जाते हैं, उस एलसीएलओ साथी को भी ले जाया जाता है। उस समय केवल 14 साथी वहां पर थे, बाकी अपनी समस्या लिख कर वापस अपने घर आ जाते हैं। सभी 3100 एलसी साथी ने वहां पहुंचकर एकता का परिचय दिया और डिपार्टमेंट ने हमारी समस्याओं को सहज भाव से सुना। डिपार्टमेंट ने आश्वासन दिया कि आपकी समस्याओं को जब हाई लेवल मीटिंग होगी उसमें हम रखेंगे। जिन एलसीएलओ साथी ने काम किया है उनका पैसा अभी तक नहीं आया है, उसको जल्द ही दिलाने का आश्वासन दिया है। मैं सभी सीपीएल एलसी लोग को बता दूं कि सेक्टर 17 में केवल 3 ऑफिस हैं, ये हमें वहां के स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया। उन 3 में से एक ऑफिस तो इलेक्शन कमीशन का है और दूसरा अक्षय ऊर्जा का है। ये दोनों जो ऑफिस हैं इलेक्शन कमीशन का और अक्षय ऊर्जा का, ये तो मैं और पलवल के साथी थे मेरे साथ, उन्होंने देखा। लेकिन तीसरा जो ऑफिस है वो हमें एचपीएफ का नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा परिवार पहचान पत्र का वहाँ पे ऑफिस नहीं है, वो तो कोई और ऑफिस है, ये वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया। वीडियो लेट डालने का कारण ये है दोस्तों, क्योंकि कल रात में 2 बजे उठकर 4 बजे वाली बस पकड़कर 9:30 बजे मैं चंडीगढ़ पहुंचता हूं और वापसी के समय 4 बजे से मैं बैठा बस में, और फेस्टिवल सीजन चल ही रहा, आप सभी को पता है। तो एक बस में 3 बस की इतनी भीड़ थी और खड़ा होकर मैं वहां से चंडीगढ़ से चरखी दादरी तक आया, जिस वजह से थकान ज़्यादा हो गई और रात को मैं 11 बजे घर पहुंचता हूं और उसके बाद मैं खाना पीना खा के रात को सोता हूं। अब मैं रिलैक्स होके वीडियो बनाई है और आपके सामने वीडियो हाजिर कर दी है। अब आगे फ्यूचर में कुछ भी प्लान किया जाएगा तो वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करवा दिया जाएगा। और प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब मैं चंडीगढ़ गया हुआ था तो काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स थे उनका मुझे कॉल और मैसेज आ रहे थे कि वहाँ पे क्या हुआ, आप मुझे बताइए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे फ़ोन में उस समय बैटरी कम थी, और जो भी जब हम जाते हैं तो वहाँ बैटरी की समस्या होती है, क्योंकि हमारा एक तो डिस्टेंस काफ़ी दूर रहता है और बैटरी थी नहीं, वरना मैं आपके फ़ोन वहाँ पे ज़रूर उठाता और आपको रिस्पांस देता। रिस्पांस ना देने का कारण बैटरी कम थी, इसलिए मैं आपका रिस्पांस वहाँ पे नहीं दे पाया। लेकिन अब मैंने आपके लिए जो वहाँ पे हुआ वो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। प्यारे साथियों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।